everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 9th of class 9th NCERT Science and our chapter name is Force and Laws of Motion. So आइए डिस्कस करते हैं फोर्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, मोशन के कितने लॉज हैं, मोमेंटम क्या होता है. सो यही सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ये रहने वाला है. आइए देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में क्या कुछ गिवन है. In the previous chapter, we described the motion of an object along a straight line in terms of its position, velocity and acceleration. तो हमने लास्ट चैप्टर जो कि हमारा मोशन चैप्टर था वहाँ पर हमने ये देखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसके एक्सेलरेशन क्या कुछ होता है. सो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. वी सो दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. हमने ये भी देख लिया है कि स्ट्रेट लाइन मोशन जो है या तो यूनिफॉर्म मोशन हो सकती है या फिर नॉन यूनिफॉर्म. मीन्स कि अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल कर रही है बॉडी तो दैट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन. अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस बॉडी चल रही है तो दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड वट कॉजेज द मोशन. तो हमने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया है कि मोशन क्यों होती है. वाई डज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम. क्यों टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है. डू ऑल मोशन रिक्वायर अ कोज. क्या हर मोशन के पीछे कोई ना कोई कारण होता है. इफ़ सो अगर हाँ, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कोज. तो ये नेचर जो है किस नेचर का कोज है, यानी कि जो कोज है उसकी नेचर क्या है, क्या ऐसी चीज़ है जिससे मोशन हो रही है. इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्वेंच ऑल सच क्यूरियोसिटीज़. तो हम इन सभी क्यूरियोसिटीज़ के आंसर जो है यहाँ पर ढूंढने वाले हैं. फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम्स ऑफ मोशन एंड इट्स कोज हैज़ पजल साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स. साइंटिस्ट और फिलोसफर्स के सामने मोशन और उसका कोज क्या है ये बहुत ही बड़ी समस्या थी. अ बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट डजंट मूव फॉर एवर. तो अगर हम ग्राउंड पर पड़ी बॉल को हिट करते हैं तो क्यों ये हमेशा के लिए मूव नहीं करती, क्यों ये थोड़े टाइम के बाद जो है स्टॉप कर जाती है. सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो ऐसी ऑब्जर्वेशन से हमने खुद से ही सजेशन हमें मिला, खुद से ही हमने कंक्लूड कर लिया कि जो हर ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की पोजीशन पर रहना चाहता है. दिस रिमेन द बिलीफ अंटिल गैलीलियो गैलीली एंड इसाक न्यूटन डेवलप्ड एन इंटायरली डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड मोशन. और ये हमारे जो विश्वास था वो तब तक ऐसे मेंटेन रहा जब तक कि गैलीलियो गैलीली और इसाक न्यूटन सर ने जो है मोशन को समझने के डिफरेंट जो अप्रोचेज है वो हमारे सामने नहीं रखे. So in our everyday life, we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. तो हम हमारी दैनिक जो लाइफ होती है, डेली की जो हमारी रूटीन है वहाँ पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं कि हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है, उसको हमें मूव करवाना है तो हमें कुछ ना कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा. और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसको हमें स्टॉप करना है तो इन दिस केस वी ऑल्सो हैव टू पुट an effort. We ordinarily experience this as a muscular effort and say that we must push or hit or pull an object to change its state of motion. और हम सामान्यतः जो है हम एक्सपीरियंस करें तो हम मस्कुलर एफर्ट, हम हमारे जो मसल्स है, हमारी बॉडी जो है वो एक तरह का बल लगाती है, उसको हम पुश पुल और हिट भी बोल सकते हैं. और इससे होगा क्या कि या तो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से मोशन में आएगा या फिर मोशन से रेस्ट में वो आएगा. द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश हिट और पुल. जो फोर्स का कंसेप्ट है वो इसी पुश पुल और हिट पर बेस है. वट इज इट. सो लेट अस नाउ पॉन्डर वट अबाउट अ फोर्स. तो हम यहाँ पर फोर्स के बारे में अब जानना चाहेंगे कि फोर्स क्या होता है. इनफैक्ट नो वन हैज़ सीन टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स. हालांकि किसी ने फोर्स को देखा नहीं है. हमने क्या देखा है, फोर्स के इफेक्ट को देखा है. इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट. तो हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. हम इसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर बल लगाते हैं तो उसके साथ क्या होता है. सो इस टर्म में हम फोर्स को समझ. सो यहाँ पर पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन. तो हम ये बोल सकते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो पुश करें या उसको हिट करें या फिर उसको पुल करें, उसको खींचे, तो इन सबसे होगा क्या कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाएगा. दे मूव बिकॉज वी मेक ए फोर्स एक्ट ऑन दैम. वो मूव क्यों करेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने एक फोर्स लगाया है और वो उन पर एक्ट कर रहा है.
From your studies in earlier classes, you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity of the object, that is to make the object move faster, slower, or to change its direction of motion. तो हमने लास्ट क्लासेस में या लास्ट स्टडीज़ में हमने ये देखा है कि अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो हो सकता है कि वो वेलोसिटी उसकी कम या ज़्यादा हो जाए या फिर उसकी मोशन की डायरेक्शन ही चेंज हो जाए. वी ऑल्सो नो दैट फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. और फोर्स से और क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेप और साइज़ है वो यहाँ पर चेंज हो सकता है. जैसे कि स्प्रिंग को हमने एक्सटेंड किया तो इसकी शेप एंड साइज़ जो है वो चेंज हो गई. अब इस स्फेरिकल बॉल को हमने थोड़ा प्रेस किया तो यहाँ पर इसकी जो शेप है वो ओब्लोंग शेप हो गई. सो हम बेसिकली बोल सकते हैं कि पुशिंग एनी ऑब्जेक्ट, पुलिंग एनी ऑब्जेक्ट एंड हिटिंग एनी ऑब्जेक्ट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. सो डिस्कस करते हैं फोर्सेस के बारे में, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. फिगर 9.3 शोज अ वुडन ब्लॉक ऑन अ हॉरिजेंटल टेबल. फिगर 9.3 हम देखेंगे वहाँ पर क्या है, एक वुडन ब्लॉक जो है एक हॉरिजेंटल टेबल पर एक ब्लॉक जो है वो रखा हुआ है. टू स्ट्रिंग एक्स एंड वाई आर टाइड. एक्स और वाई जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर टाई की गई है इससे अपोजिट फेसेज ऑफ द ब्लॉक एज शोन. नीचे हम देखेंगे इफ़ वी अप्लाइंग अ फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एक्स. अगर हम स्ट्रिंग एक्स को पुल करके फोर्स लगाएं तो ब्लॉक जो है इस साइड मूव करेगा. सिमिलरली इफ़ वी पुल द स्ट्रिंग वाई, अगर हम वाई पर फोर्स लगाए तो ब्लॉक जो है लेफ्ट की तरफ मूव करेगा. बट इफ ब्लॉक इज पुल फ्रॉम बोथ द साइड विद इक्वल फोर्सेज द ब्लॉक विल नॉट मूव. अगर एक्स और वाई दोनों के दोनों इक्वल होंगे तो ब्लॉक जो है मूव नहीं करेगा. सच फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेज एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर दोनों फोर्सेज इक्वल होंगे, बैलेंस्ड होंगे, तो यहाँ पर जो मोशन है या फिर जो स्टेट है रेस्ट और मोशन की वो यहाँ पर चेंज नहीं होगी. Now let us consider a situation in which when two opposite forces of different magnitude pull the block. अगर हमारे पास क्या हो कि एक साइड 2 न्यूटन फोर्स लग रहा हो, एक साइड 4 न्यूटन फोर्स लग रहा हो, यानी कि जो फोर्सेज है वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं. इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ग्रेटर होगा उसी डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा. Thus the two forces are not balanced and the unbalanced force act in the direction the block moves. तो जो फोर्सेस है वो क्या होंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पर एक्ट करेंगे और जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में जो अनबैलेंस्ड फोर्स है एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में. दिस सजेस्ट दैट अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग इट इन मोशन. तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट हो रहा है तो इट मीन्स कि क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर मोशन में आ जाएगा. व्हाट हैपन्स व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर. क्या होगा कि अगर कुछ बच्चे किसी बॉक्स को रफ फ्लोर पर मूव करने की कोशिश करें. इफ़ दे पुश द बॉक्स विद अ स्मॉल फोर्स, अगर बच्चे बहुत ही कम फोर्स लगाएं द बॉक्स डजंट मूव, तो बॉक्स मूव ही नहीं करेगा. बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश. क्योंकि जिस डायरेक्शन में पुश यहाँ पर लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है. द फ्रिक्शन फोर्स अराइज बिटवीन द टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट. तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लग रहा है, जो दो सरफेसेज जो कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, क्योंकि फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट में कौन कौन है, बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड फ्लोर रफ सरफेस. इट बैलेंसेज द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डजंट मूव. तो यहाँ से क्या होगा, ये पुशिंग फोर्स को जो है बैलेंस करेगा और जो बॉक्स है वो मूव नहीं करेगा. इन फिगर 9.4 बी द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डजंट मूव. सेकेंड केस में भी क्या होगा कि बच्चे अब थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे लेकिन बॉक्स अब भी मूव नहीं करेगा क्योंकि अब भी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसको बैलेंस कर रहा है. सो इफ़ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल द पुशिंग फोर्स बिकम बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स. अगर थोड़ा सा और ज़्यादा फोर्स लगाएं तो अब क्या होगा, जो पुशिंग फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा. सो देर इज़ एन अनबैलेंस्ड फोर्स सो द बॉक्स स्टार्ट मूविंग. तो यहाँ पर बॉक्स जो है मूव करना स्टार्ट कर दे. So what happens when we ride a bicycle? When we stop pedaling, the bicycle begins to slow down. क्या होता है जब हम बाईसाइकिल को राइड करते हैं तो हमें कॉन्टीन्यूसली पैडलिंग जो करनी पड़ती है वो ज़रूरी होती है. अगर हम पैडलिंग करना बंद कर दें, हम पैडल लगाना बंद कर दें तो जो बाईसाइकिल है वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी. दिस इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. क्योंकि वहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्ट कर रहा है जो कि हमारे लगाए हुए फोर्स से
ज़्यादा है। इन ऑर्डर टू कीप द बाईसाइकिल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो बाईसाइकिल है वो दोबारा से मूव करना स्टार्ट कर दे तो हमें पैडलिंग जो है स्टार्ट करनी पड़ेगी। So it thus appears that an object maintain its motion under the continuous application of unbalanced forces। तो हमें ये अपीयर हो रहा है यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने मोशन को मेंटेन तब करवाता है जब हम उस पर कॉन्टीन्यूसली फोर्स जो है, अनबैलेंस्ड फोर्स जो है हम अप्लाई करते रहते हैं। हाउएवर इट इज़ क्वाइट इनकरेक्ट, लेकिन ये बात जो है इनकरेक्ट है। बिकॉज एन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। मीन्स कि अगर जो ऑब्जेक्ट है उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तब भी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर वो है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि उस पर जो फोर्सेज है वो बैलेंस्ड हो, मीन्स कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो। इफ़ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो देयर विल बी अ चेंज आइदर इन द स्पीड और इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो या फास्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि उसकी जो डायरेक्शन है मोशन की वो चेंज हो जाए। दस टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट करे, यानी कि वो स्लो या फास्ट मूव करे, सो हमें यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स जो है अप्लाई करना पड़ता है। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड और इन डायरेक्शन ऑफ मोशन वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। और ये जो स्पीड में चेंज या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज वो तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि हमारा जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो हम अप्लाई करते रहते हैं। हाउएवर अगर हम इस फोर्स को रिमूव कर दे कम्प्लीटली देन क्या होगा, सो ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्टीन्यूसली मूव तो करेगा, किस वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी से जो अब तक उसने एक्वायर कर ली है। इट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी जो है वो कम या ज़्यादा नहीं होगी अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स जो है अप्लाई करना बंद कर दे, बट क्या होगा कि वो कॉन्टीन्यूसली अब भी मूव करता रहेगा। सो नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। By observing the motion of object on an inclined plane, Galileo deduced that object move with a constant speed when no force act on them। तो जब गैलीलियो ने एक इंक्लाइंड प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट को जो है मूव करवाया कांस्टेंट स्पीड से, यहाँ पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने ऑब्जर्व किया कि दैट व्हेन ए मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। जब एक जो मार्बल है वो नीचे की तरफ मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी जो धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है। इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न दैट मार्बल फॉल्स अंडर द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी as it rolls down and attains a definite velocity at by the time it reaches the bottom। तो यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करता है जो कि इस ऑब्जेक्ट को फास्टली मूव करवाता है और उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती रहती है क्योंकि यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट क्लाइम्स अप एज इन फिगर 9.5b। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव करवाएं तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, धीरे धीरे वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती रहेगी। एंड फिगर 9.5c शोज अ मार्बल रेस्टिंग ऑन एन आइडल फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 9.5c में क्या है, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है, कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर होगा क्या, गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन द मार्बल इज रिलीज फ्रॉम लेफ्ट, अगर हम मार्बल को लेफ्ट से रिलीज करेंगे देन इट वुड रोल डाउन द स्लोप, एंड ये स्लोप से जो है नीचे की तरफ आएगा, एंड गो अप ऑन द अपोजिट साइड ऑन द सेम हाइट। जिस हाइट से मान लो कि यहाँ वाली हाइट से है तो उसी हाइट पर ये अपोजिट साइड जो है क्लाइंब जो है कर जाएगा। इफ द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन ऑन बोथ साइड आर इक्वल देन द मार्बल विल क्लाइंब द सेम डिस्टेंस व्हेन इट कवर्ड व्हाइल रोलिंग डाउन। अगर जो है इंक्लाइनेशन हम इंक्रीज कर दें, ठीक है, अगर इफ द इंक्लाइनेशन दोनों ही प्लेन का इक्वल है तो वो सेम डिस्टेंस तक जो है कब जाएगा। अगर हम क्या करें, इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द राइट साइड प्लेन वर ग्रेजुअली डिक्रीज, अगर हम क्या करें इस जो इंक्लाइनेशन एंगल है उसको हम डिक्रीज कर दें तो उससे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो तब तक मूव करेगा जब तक कि वो इतनी हाइट को अचीव नहीं कर लेता। इफ़ द राइट साइड प्लेन वर अल्टीमेटली मेड हॉरिजेंटल, अगर हम इसको हॉरिजेंटल ही मूव कर जो है इसको हॉरिजेंटल ही हम इसको कर दें
सो इंक्लाइनेशन उसको हम 0 कर दे, देन द मार्बल वुड ट्रैवल फर्दर डिस्टेंस टिल इट रीचेज द ओरिजिनल हाइट। तो हमारे पास क्या होगा कि जो मार्बल है वो तब तक मोशन करता रहेगा जब तक कि वो इतनी हाइट को अचीव नहीं कर लेता, यानी कि कॉन्टिन्यूसली वो मूव करता ही रहेगा। सो यहाँ पर क्या हुआ है, the unbalanced forces on marble in this case are 0. If it thus just that unbalanced force is required to change the motion of the marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble। यानी कि यहाँ पर क्या है कि हमें जो अनबैलेंस्ड फोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट तब होती है अगर हमें क्या करना हो, अगर मार्बल की मोशन हमें चेंज करनी हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में रहे तो हमें कोई भी जो है फोर्स अप्लाई करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तब रहेंगे जब उन पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। सो मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, जीरो अनबैलेंस्ड फोर्सेज है। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बहुत ही मुश्किल होता है हम जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स को अचीव कर पाए। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हम जो है जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहीं ना कहीं एक्ट करता है और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको वो अपोज करता है। दस इन प्रैक्टिस द मार्बल स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जो मार्बल है वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद क्या होगा, वो स्टॉप यहाँ पर। एंड द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स may be minimized by using a smooth marble and a smooth plane and providing lubricant on the top of the plane। और अगर हम चाहते हैं कि हम फ्रिक्शनल फोर्स को मिनिमाइज करें, कम से कम करें, तो हम स्मूथ मार्बल का यूज़ कर सकते हैं, स्मूथ प्लेन का हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी चिकनायुक्त जो मटेरियल है उसको हम जो है लुब्रिकेंट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेन पर, ताकि हम फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर सकें। सो Newton further studied Galileo ideas on force and motion and presented three fundamental laws that govern the motion of object। तो न्यूटन ने गैलीलियो के जो आइडियाज़ थे उनको फर्दर जो है स्टडी किया और उन्होंने तीन अपने फंडामेंटल लॉज दिए जो मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस थ्री लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही वो स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा जब तक कि उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई ना करें और उसकी स्टेट को हम कंपेल्ड जो है उसकी स्टेट को हम चेंज ना करना चाहें, तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट में ही रहना चाहेगा। इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्टर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। और हम ये भी बोल सकते हैं कि हर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए अपोज करता है। इन qualitative way the tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जिससे वो अपनी स्टेट को डिस्टर्ब ना करना चाहे, यानी कि वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहे और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहिए, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। दिस इज़ वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यही रीज़न है कि हम फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। सर्टेन एक्सपीरियंसेस दैट वी कम अक्रॉस वाइल ट्रैवलिंग इन अ मोटर कार कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो हम ट्रैवलिंग करते टाइम फील करते हैं और वो जो है लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं एग्जाम्पल्स। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सीट अंटिल द ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेकिंग फोर्स टू स्टॉप द मोटर कार। तो हम रेस्ट में ही रहते हैं जब तक कि जो ड्राइवर है वो ब्रेकिंग फोर्स जो है ब्रेक वगैरह लगाकर मोटर कार को स्टॉप नहीं करता। तो हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है विद रिस्पेक्ट टू सीट। विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जैसे ही ड्राइवर जो है ब्रेक अप्लाई करता है, द कार स्लो डाउन्स बट आवर बॉडी टेंड टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन। तो जो कार है वो तो धीरे धीरे जो है स्लो डाउन हो जाती है, बट जो हमारी बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो उसी मोशन उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहने की यहाँ पर कोशिश करती है। विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स द कार स्लो डाउन बट आवर बॉडी टेंड टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो फुट है वो सरफेस जो गाड़ी है उसके सरफेस के कांटेक्ट में होते हैं। तो जैसे ही गाड़ी जो है वो रेस्ट में आती है तो हमारे पाँव भी जो है रेस्ट में आ जाते हैं, बट हमारी जो अपर बॉडी है वो अभी मोशन में है। सो इस वजह से जो हमारी बॉडी है वो मोशन
अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए रेजिस्ट करती है, वो अभी मोशन में ही रहना चाहती है। सो इस वजह से हम आगे की तरफ जो है झुकते हैं। सो अ सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स में दस कॉज इंजरी टू अस बाय इम्पैक्ट और कोलिजन इन पैनल विद द पैनल इन फ्रंट। सो हम क्या करते हैं, जब भी जो ड्राइवर है वो ब्रेक वगैरह अप्लाई करता है तो यहाँ पर बहुत ही चांसेस होते हैं कि हम जो फ्रंट पैनल है उससे हम कोलाइड कर जाएं। सेफ्टी बेल्ट आर वॉन्ट टू वियर सच एक्सीडेंट, और सेफ्टी बेल्ट को हम वियर करते हैं ताकि हम ऐसे एक्सीडेंट्स को जो है प्रिवेंट कर सके। सेफ्टी बेल्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो एकदम से आगे की तरफ मूव करती है, तो इससे क्या होगा कि जो सेफ्टी बेल्ट है वो उसको स्लो करने की कोशिश करेगी उस मोशन को। एन अपोजिट एक्सपीरियंस इज एनकाउंटर्ड व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन एन बस। और अगर हम बस में खड़े हैं तो हमें एक अलग ही जो एक्सपीरियंस है वो अनुभव होता है। व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन ए बस एंड द बस बिगिन टू मूव सडनली, अगर बस अचानक से जो है मूव करना स्टार्ट कर दे तो नाउ वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड, तो हम बैकवर्ड जो है पीछे की तरफ झुक जाएंगे। दिस इज बिकॉज द सडन स्टार्ट ऑफ बस ब्रिंग मोशन टू द बस एज वेल एज टू आवर फीट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ बस, बट द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी अपोजेज द मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। क्योंकि जो हमारे फीट है वो बस के कांटेक्ट में है, तो जैसे ही बस जो है मोशन में आई तो हमारे फीट जो है वो मोशन में आ गए हैं, बट जो हमारी अपर बॉडी है वो अब भी रेस्ट में रहने की कोशिश कर रही है। सो वो उस मोशन को अपोज कर रही है, तो इस वजह से हम पीछे की तरफ झुकते हैं। व्हेन अ मोटर कार मेक अ शार्प टर्न एट हाई स्पीड, जब कोई भी मोटर कार एक शार्प टर्न लेती है हाई स्पीड पे, वी टेंड टू थ्रोन टू वन साइड, तो हम एक साइड जो है झुक जाते हैं। दिस अगेन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको भी हम लॉ ऑफ इनर्शिया की हेल्प से एक्सप्लेन कर पाते हैं। वी टेंड टू कंटिन्यू इन आवर स्ट्रेट लाइन मोशन when an unbalanced force is applied by engine to change the direction of motion of the motor car, we slip to one side of the seat due to inertia of our body। तो हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में ही रहने की कोशिश करती है, बट जो कार है वो जो है एकदम से मूव कर जाती है, वो टर्न कर जाती है, तो हमारी बॉडी है वो इसी पोजीशन में रहना चाहती है। तो इस वजह से हमें फील होता है कि हम बाहर की तरफ जो है स्लाइड थोड़ा कर गए हैं। सो the fact that a body will remain at rest unless acted upon by an unbalanced force can be illustrated through the following activities। कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ दी हुई है जिससे हम जो है ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बॉडी है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है या फिर मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता है। सो एक्टिविटी 9.1, मेक अ पाइल ऑफ सिमिलर कैरम कॉइन्स ऑन अ टेबल। आपको एक जो है पाइल यहाँ पर कैरम कॉइन्स की फॉर्म करनी है। अटेम्प्ट अ शार्प हॉरिजॉन्टल हिट, अब इसको एक हॉरिजॉन्टल हिट देना है। एंड यूजिंग द अनदर कैरम coin of the or the striker, if the heat is strong enough the bottom coins moves out quickly। अगर इतना बहुत ही फास्ट मूव होगा, ये बहुत ही फास्ट हम फोर्स लगाएंगे तो जो बॉटम कॉइन है वो यहाँ से निकल जाएगा और एक कॉइन जो है अलग हो जाएगा। एंड once the lowest coin is removed the inertia of other coins makes them fall vertically on the table। और जैसे ही जो लोवेस्ट कॉइन है वो रिमूव हो गया तो इनर्शिया बाकी जो कॉइन्स है उनका इनर्शिया जो है उनकी इनर्शिया की प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो क्या होंगे, वो टेबल पर वर्टिकली जो है फॉल हो जाएंगे। सो ओनली द कैरम कॉइन एट द बॉटम ऑफ अ पाइल इज रिमूव्ड व्हेन अ फास्ट मूविंग कैरम कॉइन हिट इट। तो यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, जो बॉटम कॉइन है उसने फ्रिक्शनल फोर्स को जो है वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो यहाँ पर नेचर में आया था, बट यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे द्वारा फोर्स अप्लाइंग फोर्स था वो बहुत ही ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस वजह से जो बॉटम कॉइन है वो यहाँ पर पुश जो है यहाँ पर वो निकल गया है बाकी कॉइन्स से अलग, और बाकी कॉइन्स जो है हमें अलग से जो है उन्होंने अपनी पोजीशन को मेंटेन कर लिया है, तो वो हमें इस तरीके से दिख रही है। नाउ एक्टिविटी 9.2, सेट अ 5 रुपी कॉइन ऑन ए स्टिफ कार्ड कवरिंग एन एम्प्टी ग्लास टम्बलर स्टैंडिंग ऑन द टेबल एज शोन इन फिगर। तो हमें क्या रखना है, एक ग्लास में थोड़ा सा जो है एक ग्लास में हमें क्या करना है, एक ग्लास के ऊपर हमें एक कार्डबोर्ड जो है वो रखना है, उसके ऊपर 5 रुपी कॉइन रखना है। गिव द कार्ड शार्प हॉरिजॉन्टल फ्लिक विद द फिंगर। तो हमें कुछ इस तरीके से फिंगर की हेल्प से हमें थोड़ा एक फ्लिक यानी कि एक फोर्स अप्लाई करना है। इफ़ वी डू इट फास्ट देन द कार्ड शूट्स अवे अलाउिंग द कॉइन टू फॉल वर्टिकली इनटू द ग्लास टम्बलर ड्यू टू इट्स इनर्शिया। तो इससे क्या होगा कि जो अगर हम बहुत ही इंस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो कार्ड है वो स्वाइप कर जाएगा और जो कॉइन है वो यहाँ पर फॉल कर जाएगा ग्रेविटी की वजह से। देन the inertia of coins tries to maintain its state of rest even when the card flows off। तो जो कॉइन है वो नीचे क्यों गिरा है, वो इसके साथ मूव क्यों नहीं किया, क्योंकि वो अपनी जो इनर्शिया
ऑफ रेस्ट की जो प्रॉपर्टी है वो उसको मेंटेन करना चाहता है, इसी वजह से वो अपनी पोजीशन पे नीचे गिर गया है। सो नाउ एक्टिविटी 9.3, प्लेस अ वाटर फिल्ड टम्बलर ऑन अ ट्रे, होल्ड द ट्रे एंड टर्न अराउंड एज फास्ट एज यू कैन, वट वी ऑब्जर्व दैट वाटर स्पिल्स वाई। तो जब भी हम क्या करेंगे, किसी ट्रे में वाटर की ग्लास को हम रखेंगे तो एकदम से हम इसको जैसे ही मूव करेंगे तो जो वाटर है या जो ग्लास है वो अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है। तो जैसे ही हम इसको मूव करवाएंगे ट्रे को, तो जो ग्लास है वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो अपनी मोशन को रेजिस्ट करेगा, और इस वजह से वो जो जैसे ही वो रेजिस्ट करेगा तो उसका जो वाटर है वो स्पिल आउट यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि वो बाहर निकल जाएगा। ऑब्जर्व दैट अ ग्रूव इज प्रोवाइडेड इन अ saucer फॉर प्लेसिंग द टी कप, इट प्रिवेंट्स द कप फ्रॉम टॉपलिंग ओवर इन केस ऑफ सडन जर्क। तो जब भी हम ट्रे वगैरह लेते हैं तो उसमें एक खांचा सा बनाया होता है ताकि हम कप वगैरह को रख सकें। ये क्यों होता है, ताकि जो कप है उस पर कोई सडन जर्क, अगर थोड़ा सा फोर्स एकदम से उस पर लगे तो उससे क्या हो कि जो कप है या फिर जो उसके अंदर टी वगैरह है उसको कोई हार्म यहाँ पर ना पहुँचे। तो इस वजह से हमें खांचा यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया जाता है। नाउ इनर्शिया एंड मास, ऑल द एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज गिवन सो फार इल्यूस्ट्रेट दैट देर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखी और हमें ये पता चला कि हर ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट को स्टेट को चेंज करने का अपोज करता है। वो जिस फॉर्म में है वो उसी फॉर्म में रहना चाहता है। इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इफ़ इट इज़ मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग, अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूविंग ही रहना चाहेगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया, क्या सभी बॉडीज़ के पास सेम ही इनर्शिया होता है? वी नो दैट इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स व्हेन ए बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। तो हम कोई भी हमारे पास खाली बॉक्स है और एक बॉक्स ऐसा है जिसमें बहुत सारी बुक्स भरी हुई है, तो हम किस बॉक्स को इजीली मूव करवा पाएंगे? तो खाली बॉक्स को, ऑब्वियस सी बात है। सिमिलरली इफ़ वी किक अ फुटबॉल इट फ्लाइज अवे, अगर हम फुटबॉल को किक करते तो वो हो सकता है कि वो बहुत ऊंचा फ्लाई कर जाए। बट इफ़ वी किक अ स्टोन द सेम साइज, लेकिन अगर हम किसी इसी साइज़ के किसी स्टोन को हिट करें और उसको स्ट्राइक करें तो क्या होगा? हार्डली इट मूव्स, तो हो सकता है कि वो मूव ना करें, थोड़ी सी भी ना हिले। वी मे इनफैक्ट गेट एन इंजरी इन आवर फुट वाइल डूइंग सो, और हो सकता है कि हमारे फुट को भी कोई इंजरी यहाँ पर हो जाए, हमारी बॉडी को भी कोई चोट लग जाए। सिमिलरली इन एक्टिविटी 9.2, इंस्टेड ऑफ 5 रुपी कॉइन, अगर हमने 5 रुपी कॉइन 9.2 एक्टिविटी में 5 रुपी कॉइन की जगह अगर हम 1 रुपी कॉइन यहाँ पर रखते तो वी फाइंड दैट लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी। तो हमें जो है कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अ फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल कार्ट टू पिक अप अ लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस अ नेग्लिजिबल चेंज इन द मोशन ऑफ ट्रेन। तो अगर हम एक कार्ट को मूव करवाने में, एक गाड़ी को, एक बैलगाड़ी को मूव करवाने में हम जितना फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है कि हमने मान लो कि 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो हो सकता है कि जो ये कार्ट है वो बहुत अच्छी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दे। बट यही 10 न्यूटन फोर्स अगर हम किसी ट्रेन पर लगाएंगे तो हो सकता है कि उसमें कोई भी चेंज जो है ना हो। सो दिस इज बिकॉज इन कंपैरिजन द ट्रेन हैज़ मच लेसर टेंडेंसी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेन है उसकी बहुत ही, जो हमारी कार्ट है उसके अंदर बहुत ही कम टेंडेंसी है कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन रख सके, और जो ट्रेन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन रख सकती है। अकॉर्डिंगली वी से दैट ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा है देन द कार्ट। क्लियरली हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट ऑफर्स लार्ज इनर्शिया, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा, जिसका ज़्यादा वेट होगा, जिसका ज़्यादा मास होगा, उसका जो इनर्शिया है वो भी ज़्यादा होगा। क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास, तो हम अगर क्वांटिटेटिवली हम मेजर करें तो हम इनर्शिया को मास से ही मेजर करते हैं। वी मे दस रिलेट इनर्शिया एज मास एंड मास एज फॉलोज, तो हम इनर्शिया और मास को कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। सो इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रजिस्टर चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी जिससे वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने से रजिस्ट करता है, यानी कि वो अपोज करता है। और जो मास है वो हम इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया, और मास जो है वो इनर्शिया का मेजर है, यानी कि मास की हेल्प से हम इनर्शिया को मेजर कर पाते हैं। इनर्शिया कम है, ज़्यादा है। नाउ 9.4 second law of motion. The first law of motion indicate that when an unbalanced external force act on an, तो हमने फर्स्ट लॉ में देखा कि जब भी कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है किसी भी चीज़ पर, देन द
इट्स वेलोसिटी चेंजेस, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेलरेशन भी मिल जाता है, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन फोर्स अप्लाई टू इट एंड हाउ वी मेजर फोर्स। तो अब हमें ये डिस्कस करना है कि कैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन वहाँ पर आता है, और कैसे हम किसी भी फोर्स को मेजर करते हैं। सो लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर डेली एवरीडे लाइफ। तो हम अपनी डेली लाइफ की कुछ एक्टिविटीज़ को यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस, इफ़ द बॉल हिट अ प्लेयर इट डजंट हर्ट हिम। अगर कोई जो प्लेयर है वो टेबल टेनिस यहाँ पर खेल रहा है, तो अगर वो टेबल टेनिस बॉल उस प्लेयर को जो है हिट कर जाए तो प्लेयर को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी उसकी बॉडी को। ऑन द अदर हैंड, अगर एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल किसी स्पेक्टेटर या किसी दर्शक को जो है हिट कर जाए तो इट मे हर्ट हिम, तो हो सकता है कि उसको काफ़ी हर्ट हो। अ ट्रक एट रेस्ट डजंट रिक्वायर any attention when parked along a roadside, but a moving truck even at speed as low as 5 मीटर पर सेकेंड may kill a person standing in its path। तो अगर एक ट्रक रेस्ट पे है तो उससे हमें कोई जो है हार्म नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर एक ट्रक मूव कर रहा है और इवन कि उसकी स्पीड बहुत ही कम है, 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो हो सकता है कि उसके रास्ते में वो जो भी आदमी आए उसको भी वो किल कर दे। अ स्मॉल मास सच एज बुलेट मे किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम ए गन। तो एक छोटा सा मास जो कि बुलेट में होता है, अगर हम उसको गन से फायर करें तो हो सकता है कि वो किसी पर्सन को किल कर दे। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना इम्पैक्ट करेगा, कितना प्रभाव डालेगा, वो डिपेंड करता है कि उसका मास और उसकी वेलोसिटी कितनी है। Similarly, if the object is to be accelerated, we know that a greater force is required to give a greater velocity। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ही फास्ट मूव करवाना है तो हमें क्या करना होगा, उसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा देना होगा। इन अदर वर्ड, देयर अपीयर्स टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इंपॉर्टेंस दैट कंबाइन द ऑब्जेक्ट मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम कोई क्वांटिटी ऐसी ढूंढ रहे हैं जो मास और वेलोसिटी को कंबाइन कर सके। वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। तो ऐसी एक क्वांटिटी जो कि मोमेंटम जिसको हम बोलते हैं, न्यूटन ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया। द मोमेंटम p of an object is defined as product of mass and m and velocity v, that is p equals to mv। So momentum has both direction and magnitude. Its direction is same as that of velocity v। The SI unit of momentum is kilogram meter per second, यानी कि kg meter per second। Since the application of unbalanced force bring a change in velocity of object, it is therefore clear that a force also produces a change in momentum। तो हमें ये पता है कि अगर किसी भी बॉडी पर जो है अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट हो रहा है तो उससे इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, अगर वेलोसिटी किसी बॉडी की चेंज हो रही है तो उससे उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। सो देयर इज ऑल्सो प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन इन विच अ कार विद अ डेड बैटरी इज टू बी पुश्ड अलोंग अ स्ट्रेट रोड टू गिव इट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड विच इज सफिशिएंट टू स्टार्ट इट्स इंजन। तो एक सिचुएशन यहाँ पर कंसिडर की गई है, एक कार है जिसको हमें पुश करना है और जो है इसको 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बहुत इनफ है इसको इसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए। इफ़ 1 और 2 पर्सन गिव सडन पुश टू इट हार्डली स्टार्ट। हो सकता है कि एक दो व्यक्ति इसको थोड़ा पुश करे कुछ सेकेंड के लिए, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा कि ये स्टार्ट हो जाए, यानी कि बहुत रेयर चांसेस होंगे। बट इफ़ अ कंटिन्यूस पुश ओवर सम टाइम रिजल्ट अ ग्रेजुअल एक्सेलरेशन ऑफ द कार टू इट्स स्पीड। लेकिन अगर हम थोड़े लंबे टाइम के लिए इसको जो है इस फोर्स को अप्लाई करते रहे तो हो सकता है कि उसमें एक ग्रेजुअल एक्सेलरेशन आ जाए और जो कार है वो मूव करना स्टार्ट कर दे। इट मीन्स दैट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कार इज़ नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट ऑल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्सर्टेड। सो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी जो है उसमें वेलोसिटी कब आएगी या कब उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, वो सिर्फ मोमेंटम पर ही चेंज नहीं करता है, कि मोमेंटम के चेंज पर ही डिपेंड नहीं करता है कि उसके अंदर जो है वेलोसिटी आ जाएगी, बट वो डिपेंड इस चीज़ पे भी करता है कि वो कितने टाइम के लिए हमने वो फोर्स जो है अप्लाई किया है। सो इट मे बी सीन ऑल्सो बी कंक्लूडेड दैट फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द टाइम रेट एट विच मोमेंटम इज चेंज। तो यहाँ पर क्या है कि जो इम्पैक्ट है वो कब पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि मोमेंटम जो है किस रेट से चेंज हुआ है, यानी कि मोमेंटम टाइम के साथ कितना चेंज हुआ है उस चीज़ पर वो जो है इम्पैक्ट डिपेंड करता है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द
अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज dp/dt इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स. So mathematical formulation of second law of motion. Suppose an object of mass m is moving along a straight line with an initial velocity u. Suppose कीजिए कि जो बॉडी है जिसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है. इट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v इन टाइम t. जब टाइम t हो जाएगा तो उसकी मान लो कि उसकी वेलोसिटी जो है v हो चुकी है बाय एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स f थ्रू आउट द टाइम t. द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम इज p1 इक्वल टू mu एंड p2 इज इक्वल्स टू m v. तो यहाँ पर मोमेंटम क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू m इंटू यू, एंड फाइनल मोमेंटम इज m इंटू वी. सो चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज एम वी माइनस एम यू. मीन्स कि अगर हम m कॉमन लेंगे तो v माइनस यू. सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम. बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स कि टाइम के विद रिस्पेक्ट टू कितना मोमेंटम चेंज हुआ तो हम इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे. सो अप्लाइड फोर्स, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज अप्लाइड फोर्स. तो अप्लाइड फोर्स इज एम वी माइनस यू बाई टी. सो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर हम के पुट कर सकते हैं. सो के एम वी माइनस यू बाई टी. सो दिस इज आवर एक्सेलरेशन बिकॉज वी नो द इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो यहाँ से a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई t. So this is our acceleration. Here a is the acceleration, which is the rate of change of velocity. The quantity k is constant of proportionality. SI unit of mass and acceleration are kilogram, and acceleration की जो SI unit है that is meter per second square. So the force of unit is chosen that the value of the constant k become 1. तो हम force जो है उसकी यूनिट कुछ इस तरीके से चूज करते हैं जहाँ पे k की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 1 हो जाए. So for this, one unit of force is defined as the amount that produce an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kg mass. यानी कि अगर हमारे पास मास किसी बॉडी का 1 kg है और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो यहाँ पर हमें 1 यूनिट फोर्स जो है अप्लाई करना पड़ेगा. द वैल्यू ऑफ के बिकम 1. सो यहाँ पर एफ हमारे पास क्या था? के एम ए. If k is 1, so f is m into a. The unit of force is kilogram meter per second square or Newton, which has a symbol n. The second law of motion gives us a method to measure the force acting on an object as a product of its mass and acceleration. तो second law से हमें ये पता चलता है कि जो force होगा वो equal होगा mass into acceleration के. The second law of motion is often seen in action in our everyday life. Have you noticed that while catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hand backward while the moving ball? So second law of motion के हम बहुत सारे एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में देखते हैं. हमने देखा है कि जो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है उसको जब कोई प्लेयर कैच करता है तो वो अपने हाथ जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ खींच लेता है. इन डूइंग सो वो ऐसा इसीलिए करता है so that the fielder increases the time during which the high velocity of the moving ball decreases to 0. तो वो इसलिए करता है कि क्योंकि फास्ट मूविंग जो बॉल है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है और अगर वेलोसिटी हाई है तो उसका जो मोमेंटम है वो भी काफ़ी हाई है. सो एकदम से अगर वो यहाँ पर उसके हाथों पे वो स्ट्राइक करेगी तो एकदम से वेलोसिटी हाई से जो मोमेंटम का चेंज बहुत ही जो है फास्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा. अगर मोमेंटम का चेंज बहुत ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा. सो इसीलिए वो अपने हाथ थोड़ा पीछे खींच लेता है ताकि जो वेलोसिटी है उसको थोड़ा और टाइम मिल जाए ताकि जो मोमेंटम है उसका चेंज ग्रेजुअली या उसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो. सो Thus the acceleration of ball is decreased and therefore the impact of catching the fast moving ball is also reduced. तो इससे क्या होगा कि जो फास्ट मूविंग बॉल है उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा हाथ पर वो काफ़ी कम हो जाएगा. If the ball is stopped suddenly then its high velocity decreases to 0 in a very short interval of time. Thus the rate of change of momentum of the ball will be large. लेकिन अगर वो अपने हाथों को पीछे ना करे तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी एकदम से जीरो हो जाएगी और बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम इंटरवल में वो जीरो हो जाएगी. और इससे क्या होगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा और देयरफॉर अ लार्ज फोर्स वुड हैव टू बी अप्लाइड फॉर होल्डिंग द कैच दैट मे हर्ट द पाम ऑफ द फील्डर. और इस वजह से क्या होगा, जो फील्डर है उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो कैच कर सके और इससे उसकी हथेली को जो है बहुत ज़्यादा हार्म पहुँच जाएगा. सो in a high jump athlete event, the athletes are made to fall either on a cushioned bed or on a sand bed. This is to increase the time of the athlete fall to stop after making the jump. तो इसीलिए जो एथलेटिक जो इवेंट्स होती है वहाँ पर भी क्या जो है, जब एथलीट्स को
जो है जब वो फॉल कर रहे होते हैं नीचे, तो उनके लिए कुशन बेड होता है या फिर कोई सैंड बेड होता है, ताकि यहाँ पर क्या हो, थोड़ा टाइम इंक्रीज हो जाए जिस टाइम में जो एथलीट है वो फॉल कर रहा है, और इससे क्या होगा, दिस डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड हैंस द फोर्स। नाउ ट्राई टू पॉन्डर हाउ अ कराटे प्लेयर ब्रेक्स स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो। तो आपको देखना है, आपको सोचना है कि जो कराटे प्लेयर होता है वो कैसे एक ही बार में आइस की पूरी स्लैब को जो है एक ही बार से वो पूरी स्लैब को तोड़ देता है। सो यहाँ पर होता क्या है कि जो मोमेंटम है वो सडनली ज़ीरो हो जाता है, इतना फास्टली वो अपने हाथ को मूव करता है कि जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जीरो हो जाता है, और इससे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, और जो आइस स्लैब है वो यहाँ पर टूट जाती है। सो नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम सेकंड लॉ की फॉर्म में हम जो है ड्राइव कर सकते हैं। हमें सेकंड लॉ से पता है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी, दिस इज एफ टी इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। सो दैट इज़ व्हेन f इज़ ज़ीरो। अगर f मान लो ज़ीरो हो जाए तो यहाँ से क्या होगा, v और u इक्वल हो जाएंगे, मीन्स कि दैट ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो ऑब्जेक्ट है वो अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है, यानी कि जो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी थी वही उसकी फाइनल वेलोसिटी है। सो इफ़ u इज़ ज़ीरो, अगर मान लो u ज़ीरो हो जाए, देन v भी ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। तो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर फोर्स जीरो हो जाए यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। सो दिस इज़ फर्स्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ सेकेंड लॉ। नाउ move on to third law of motion. The first two laws of motion tell us how an applied force changes the motion and provide us a method of determining the force. तो पहले दो लॉज जो थे उन्होंने हमें बताया कि कैसे जो है अप्लाइड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर सकता है, या फिर कैसे हम फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन और की फॉर्म में। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। तो थर्ड लॉ हमें ये बताता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे जो है इंस्टेंटेनियसली एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। दिस टू फोर्सेज आर ऑलवेज इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये दोनों फोर्सेज जो होंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, यानी कि जो क्वांटिटी है उसमें इक्वल होंगे, लेकिन जो उनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट रहेगी। दीज फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो जो ये फोर्सेज है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे ही लगेंगे। इफ़ द गेम ऑफ फुटबॉल समटाइम्स इन द गेम ऑफ फुटबॉल समटाइम्स इफ वी while looking at the football and trying to kick it with a greater force collide with the player of the opposite team। तो आपके साथ भी काफ़ी बार हो चुका होगा ये कि जैसे ही आप फुटबॉल का गेम खेलते हो तो आप जैसे ही बॉल को किक करते हो बहुत ही ज़्यादा फोर्स से, तो हो सकता है कि बहुत ही, अगर आप फुटबॉल को किक करते टाइम हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा फोर्स से किसी दूसरे प्लेयर के साथ कोलाइड कर जाओ। इससे होगा क्या कि बोथ फील हर्ट बिकॉज ईच अप्लाइज अ फोर्स टू द अदर। तो दोनों प्लेयर को यहाँ पर जो है हार्म पहुँच सकता है, क्योंकि दोनों ही जो प्लेयर है वो एक दूसरे के साथ एक फोर्स की से टकराए हैं, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया है। इन अदर वर्ड देर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेज एंड नॉट जस्ट वन फोर्स। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर पेयर ऑफ फोर्सेज एक्ट करते हैं, कोई सिंगल फोर्स यहाँ पर नहीं होता है। द टू अपोजिंग फोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज। तो ऐसे फोर्सेज को हम एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज बोलते हैं। लेट अस कंसिडर टू स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर 9.10। तो 9.10 में दो स्प्रिंग को जो है कनेक्ट किया हुआ है एक दूसरे से। द फिक्स्ड एंड ऑफ बैलेंस बी इज अटैच्ड विद रिजिड सपोर्ट लाइक अ वॉल। जो बी का एंड है वो किसी रिजिड वॉल से इसको टाई अप किया हुआ है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड थ्रू द फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग, और इसको फिर ए से कनेक्ट किया हुआ है। जब हम ए से जो है इस पर फोर्स लगाएंगे, इट इज ऑब्जर्व दैट बोथ द स्प्रिंग बैलेंस शो द सेम रीडिंग ऑन देयर स्केल। तो हमें दिखेगा कि जो दोनों स्प्रिंग है वो अपनी सेम रीडिंग शो कर रहे हैं। इट मीन्स दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ए ऑन बी इज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द
बैलेंस बी ऑन ए। तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा कि जो जितना फोर्स ए बी पर लगाएगा उतना ही फोर्स और इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स बी जो है ए पर लगाएगा। सो एनी ऑफ द टू फोर्सेज कैन बी कॉल्ड एक्शन एंड द रिएक्शन। तो इनको हम एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज बोल सकते हैं। दिस गिव्स अस अल्टरनेटिव स्टेटमेंट थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट इज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम यहाँ से थर्ड लॉ की स्टेटमेंट जो है वो बोल सकते हैं कि हर एक एक्शन के लिए एक रिएक्शन होता है। दिस गिव्स एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ, so action and reaction. However, it must be remembered that the action and reaction always act on two different objects simultaneously. तो हमें ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि हमें जो फोर्सेस है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेंगे, किसी सिंगल ऑब्जेक्ट पे एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस नहीं लगेंगे। सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट एंड इंटेंट टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन द रोड। सपोज कीजिए कि आप रेस्ट में खड़े हैं और आपको चलना स्टार्ट करना है, तो यू मस्ट एक्सेलरेट एंड दिस रिक्वायर अ फोर्स अकॉर्डेंस विद। अगर आपको चलना स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक फोर्स रिक्वायर होगा सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, सो दैट कि आप एक्सेलरेशन कर सको। व्हाट इज़ दिस फोर्स, ये कौन सा फोर्स होगा? इज़ इट द मस्कुलर एफर्ट यू एक्सर्ट ऑन द रोड। तो क्या ये मस्कुलर एफर्ट होगा जो आप रोड पे एक्सर्ट करते हो? तो येस, दैट इज़ अ मस्कुलर एफर्ट। इज इट इन द डायरेक्शन ऑफ इज इट इन द डायरेक्शन ऑफ इन डायरेक्शन वी इंटेंट टू मूव। क्या ये उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में हम मूव करना चाहते हैं? सो नो, यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड। तो आप रोड को बैकवर्ड जो है पुश करोगे और जो रोड है वो आपको फॉरवर्ड जो है पुश करेगा। द रोड एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन योर फीट टू मेक यू मूव फॉरवर्ड। सो रोड जो है वो हमें आगे की तरफ मूव करवाने में हेल्प करेगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दिस फोर्सेज मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो हालांकि हमने ये बोल दिया कि जो फोर्सेज है वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं मैग्नीट्यूड में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेलरेशन जो हो वो इक्वल हो मैग्नीट्यूड में। दिस इज़ बिकॉज ईच फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव डिफरेंट मास। क्योंकि हमने देखा है कि जो फोर्स होते हैं वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। अब एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है कि उस बॉडी का मास कितना है। फोर्स अगर सेम है लेकिन मास, मान लो कि फोर्स 2 न्यूटन है लेकिन मास एक का 10 है और एक का जो मास है वो 5 है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर डिफरेंट होगा। सो व्हेन अ गन इज़ फायर्ड इट एक्सर्ट अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट। तो जैसे ही हम गन से जो फायर करते हैं तो इससे क्या होगा, ये फॉरवर्ड फोर्स लगाएगी बुलेट पर इसने फॉरवर्ड फोर्स लगाया, तो यहाँ से क्या होगा, द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन। तो बुलेट भी गन पर कोई फोर्स जो है वो लगाएगी। एंड सिंस द गन हैज़ ए मच ग्रेटर मास देन द बुलेट, क्योंकि गन का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है देन बुलेट, सो जो गन होगी वो बहुत ही कम एक्सेलरेशन यहाँ पर शो करेगी और बहुत ही कम स्पीड से पीछे की तरफ जाएगी। लेकिन जो बुलेट है उसका मास बहुत ही कम है, और मास अगर कम है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा और इस वजह से वो बहुत ही फास्टली मूव करेगी। नाउ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो भी इलिस्ट्रेटेड व्हेन ए सेलर जंप आउट ऑफ अ रोविंग बोट। जब कोई नाविक जो है नाव से जंप करता है, सो एज अ सेलर जंप फॉरवर्ड, जैसे ही जो सेलर है फॉरवर्ड जंप करता है, सो फोर्स ऑन द बोट मूव्स इट बैकवर्ड। तो इससे क्या होगा कि वो उस जो है बोट पर फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, ठीक है, तभी तो वो मूव कर पा रहा है। और जो बोट है उस पे आगे की तरफ फॉरवर्ड जो है फोर्स लगा रही है और इसी वजह से जो सेलर है वो यहाँ पर मूव करने में कैपेबल हो पाता है। तो इस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो बोट है वो इसको आगे की तरफ मूव करवा रही है। नाउ एक्टिविटी 9.4, रिक्वेस्ट टू चिल्ड्रन टू स्टैंड ऑन टू सेपरेट कार्ट एज शोन फिगर। आप बच्चों को बोलिए कि वो एक कार्ट पर जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है वो ऐसे खड़े हो जाएं। देन गिव दैम अ बैग फुल ऑफ सैंड और सम अदर हैवी ऑब्जेक्ट। उनको एक बैग देना है जो कि सैंड वगैरह है, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट हो सकता है। आस्क दैम टू प्ले अ गेम ऑफ कैच विद द बैग। तो उनको बोलिए कि वो बैग के साथ कैचिंग वाला गेम खेले। डज ईच ऑफ दैम एक्सपीरियंस ऑन द इंस्टेंटेनियस फोर्स एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग द सैंड बैग। क्या जब वो एक दूसरे की तरफ बैग को सेंड करेंगे क्या उनके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस वो होगा? तो यस, उनके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। कैन यू सो डज ईच ऑफ दैम एक्सपीरियंस एन इंस्टेंटेनियस फोर्स एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग द सैंड बैग। तो क्या दोनों ही जो बच्चे हैं उनको एक फोर्स फील होगा जब वो बैग को थ्रो करेंगे? तो यस, उन्हें एक फोर्स फील होगा। जो है जो कार्ट है वो जैसे ही ये
इसको फॉरवर्ड मूव करवाएंगे तो इनका जो कार्ट है वो बैकवर्ड मूव करेगा. यू कैन पेंट अ वाइट लाइन ऑन द कार्ट व्हील टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द टू कार्ट व्हेन द चिल्ड्रन थ्रो द बैग टुवर्ड्स ईच अदर. जब बच्चे बैग को एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं तो आप एक जो है वाइट लाइन से भी आप जो है मेजर कर सकते हो कि किसने कितनी मोशन की है. नाउ प्लेस टू चिल्ड्रन ऑन वन कार्ट एंड वन ऑन अनदर कार्ट. तो अगर आप एक कार्ट पर दो बच्चों को रखते हैं और एक कार्ट पर सिंगल बच्चे को ही रखते हैं तो एक्सेलरेशन कौन पीछे की तरफ ज़्यादा मूव करेगा. सो जो बच्चा जिसका मास कम है वो एक्सेलरेशन ज़्यादा करेगा, यानी कि वो फास्टली मूव करेगा एज़ कम्पेयर टू जिस पे दो बच्चे हैं. द सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी सीन एज दिस अरेंजमेंट वुड शो डिफरेंट एक्सेलरेशन फॉर द सेम फोर्स. तो यहाँ पर सेम फोर्स की वजह से डिफरेंट एक्सेलरेशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. द कार्ट शोन इन दिस एक्टिविटी कैन बी कंस्ट्रक्टेड. अगर आपको ये कार्ट कंस्ट्रक्ट करनी है सो आपको क्या करना होगा, 12 mm इंटू 18 mm या फिर 18 mm थिक आपको प्लाई बोर्ड लेना होगा जिसकी वेट जो थिकनेस है, लेंथ और ब्रेथ जो है 15 to 100 सेंटीमीटर होगी. विद 2 पेयर ऑफ हार्ड बॉल बियरिंग्स व्हील जो है आपको दो पेयर जो है व्हील्स के भी लेने होंगे. स्केटबोर्ड्स यहाँ पर इफेक्टिव नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन पॉसिबल नहीं होती है. नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सपोज टू ऑब्जेक्ट, टू बॉल ए और बी, से ऑफ मास एम ए एंड एम बी आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट डिफरेंट वेलोसिटी यू ए एंड यू बी. मान लो कि दो हमारे पास बॉल है, एक का मास एम है, एम ए है, सेकंड का मास एम बी है. पहले वाली यू ए वेलोसिटी से मूव कर रही है, सेकंड वाली यू बी वेलोसिटी से मूव कर रही है. एंड देयर इज़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दैम. उनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा. मान लीजिए कि यू ए ज़्यादा है यू बी से एंड द टू बॉल कोलाइड विद ईच अदर एज शोन इन फिगर 9.14 बी. मान लीजिए कि दोनों बॉल जो है कोलाइड कर रही है एक दूसरे से. सो यहाँ पर क्या होगा, ड्यूरिंग कोलिजन विच लास्ट फॉर अ टाइम टी द बॉल ए exert a force एफ ए बी ऑन बॉल बी एंड द बॉल बी exert a force एफ बी ए ऑन ए. तो यहाँ पर क्या होगा, एफ ए बी जो ए है वो बी पर एफ ए बी फोर्स अप्लाई करेगा एंड जो बी है वो ए पर एफ बी ए फोर्स अप्लाई करेगा. सो यहाँ पर क्या है, सपोज वी ए एंड वी बी आर द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉल ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन. मान लीजिए कि कोलिजन के बाद यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यहाँ पर एम ए की वेलोसिटी वी ए हो गई है और एम बी की वेलोसिटी वी बी हो गई है. फ्रॉम इक्वेशन 9.1 द मोमेंटा दैट इज प्लूरल ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर. अगर हमारे पास मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है यू ए, तो हमारे पास मोमेंटम होगा एम ए यू ए और फाइनल इज एम ए वी ए. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ड्यूरिंग द कोलिजन विल बी. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम ए वी ए माइनस यू ए बाई टी. सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी इज एम बी वी बी माइनस यू बी बाई टी. सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन जितना हमारा एफ ए बी होगा उतना ही हमारा एफ बी ए होगा. बट डिफरेंस क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे. सो इसी वजह से हमने यहाँ पर माइनस अप्लाई किया है. सो यहाँ पर एफ ए बी की वैल्यू पुट करेंगे, एफ बी ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो है सॉल्यूशन करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आएगी. सिंस एम ए यू ए और एम बी यू बी जो है मोमेंटम है बॉडीज़ का बिफोर कोलिजन, यानी कि इनिशियल मोमेंटम है और ये हमारा फाइनल मोमेंटम है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. सो सिंस एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज द टोटल मोमेंटम द टू बॉल ए एंड बी बिफोर द कोलिजन एंड दिस इज the total momentum after the collision, we observe that total momentum of the two ball remain unchanged and conserved provided no external force act on it. जब इस पर कोई external force act नहीं करेगा तो initial and final momentum जो है वो equal हो जाएंगे. As a result of this ideal collision experiment we can say that sum of momenta of the two object before collision is equal to sum of momenta after the collision. यानी कि जो पहले मोमेंटा था collision के बाद भी मोमेंटा सेम रहेगा provided if no external unbalanced force acting on them. कब रहेगा सेम, जब उन पे कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रहा हो. दिस स्टेटमेंट कैन अल्टरनेटिवली बी गिवन एज टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज्ड एंड कंजर्व बाय द कोलिजन. तो हम ये बोल सकते हैं जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, अनचेंज ही रहेगा या फिर कॉन्स्टेंट ही रहेगा कोलिजन के बाद भी. नाउ एक्टिविटी 9.5 टेक अ रबर बैलून एंड इन्फ्लेट इट फुली. आपको एक रबर बैलून लेना है, उसको जो है पूरे तरीके से उसको फुला लेना है. टाइट्स इट्स नेक यूजिंग थ्रेड. इसकी नेक को जो है टाई अप कर देना है. ऑल्सो यूजिंग एडहेसिव टेप. एडहेसिव टेप की हेल्प से भी आपको इसको जो है फिक्स स्ट्रो ऑन द सरफेस ऑफ दिस बैलून. तो आपको क्या करना है,
बैलून के सरफेस पे आपको एक स्ट्रो जो है वो एडहेसिव टेप की हेल्प से इसको जो है जो है इसको चिपका देना अच्छे तरीके से। पास ए थ्रेड थ्रू द स्ट्रो एंड होल्ड वन एंड ऑफ द थ्रेड इन योर हैंड एंड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड फिक्स इट ऑन अ वॉल एट सम डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, एक साइड से आपको जो है खुद के हाथ से इस स्ट्रो को पकड़ना है और एक साइड से आपको किसी वॉल के साथ इसको जो है हैंग कर देना है, जैसे कि अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाया हुआ है। नाउ रिमूव द थ्रेड टाइड on the neck of balloon, let the air escape from the mouth of the balloon, observe the motion direction in which straw moves। तो स्ट्रो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में जो बैलून है वो मूव करेगा, यानी कि बैलून के साथ ये बैकवर्ड यहाँ पर मूव करेगा और जो हवा है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। सो नाउ एक्टिविटी 9.6 इज take a test tube of good quality glass material and put a small amount of water in it. Place a cork at mouth of it. Now suspend the test tube horizontally by 2 string or wires. Hit the test tube with a burner until water vaporizes and cork blows out. Observe that the test tube recoils in the direction opposite to the direction of cork. So हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब जो है उसके ऊपर कॉर्क लगा देना है, इसको थोड़ा हीट करना ताकि जो वाटर है वो वेपराइज हो जाए। अगर वेपर्स बनेगी तो इसमें जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगी और वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो इस पर जो है प्रेशर एक्सर्ट होगा, ये जो कॉर्क है वो ब्लोज आउट कर जाएगा और जो टेस्ट ट्यूब है वो पीछे की तरफ मूव कर जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जो टेस्ट ट्यूब है वो रिकॉयल हो रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब है वो पीछे की तरफ जाएगी और जो कॉर्क है वो आगे की तरफ मूव करेगा। सो यहाँ पर also observe the difference in velocity the cork appears to have and that of recoiling test tube। तो जो कॉर्क है वो फास्टली जो है मूव करेगा ज़्यादा वेलोसिटी से देन जो हमारी टेस्ट ट्यूब है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।